दोस्तों, कैसे हो आप? आपका फिर से स्वागत है एमएसटी की एक और नई सीरीज़ के अंदर। ये जो सीरीज़ है बहुत ख़ास होने वाली है। ये उस कंट्री के बारे में है जो अपने लैंडस्लाइड के लिए खूबसूरत है ही है और अपने वेदर के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है, और जहाँ पे घूमना नहीं, हमारे हिंदुस्तानियों का परमानेंट शिफ्ट होना भी वहाँ पे ड्रीम है। आप शायद अंडरस्टैंड कर गए होंगे मैं कनाडा के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो मेरी सीरीज़ है ये कनाडा की सीरीज़ का पहला एपिसोड है। मैं अपनी इस सीरीज़ के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे ओनली इन 99,000 में आप कनाडा में 10 दिन घूम सकते हो। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलो हम आगे शुरू करते हैं अपनी ये कनाडा जर्नी। प्लीज़ आपसे फिर रिक्वेस्ट है, पूरा एपिसोड लास्ट तक देखना सो दैट कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। लुधियाना से 8 घंटे की ड्राइव करके दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया हूं। यहां से अभी रात के 8:30 हुए हैं। रात को 1 बजे की फ़्लाइट है यहां से म्यूनिक की। फिर आगे म्यूनिक में 6 घंटे का लेओवर है। म्यूनिक से आगे फिर 9 घंटे की फ़्लाइट है टोरंटो की। मैं आपको अभी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कैसे एक्सेस करना है या दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे पहुंचना है उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कोई भी मेट्रो ले सकते हो। बहुत इजीली आपको वहाँ से मेट्रो मिलेगी। 80 रुपीज़ की टिकट के अंदर आप न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच सकते हो बहुत कम पैसों में। और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इंडिया के तकरीबन सब अच्छे रेलवे स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है। उसको आपको ईज़िली एक्सेसिबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रहा यहाँ से आके कैसे आपको टिकट करना है, कैसे इमिग्रेशन करना है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। कैसे कैसे आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको ये सब चीज़ें कैसे करनी है। मैंने दिल्ली से टोरंटो की फ़्लाइट पर पर्सन 48,000 की ली थी, जो बाया म्यूनिक थी, लुफ्थांसा एयरलाइन की। ये मैंने स्टॉप इसलिए लिया, ये आगे जाके आपको मैं बताऊंगा कि मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट भी थी दिल्ली से टोरंटो की, वो मैंने क्यों नहीं ली। और 48,000 की मैंने ये टिकट बुक की थी और साथ में 4,000 रुपये मैंने इस टिकट के ऊपर इंश्योरेंस ली थी। इंश्योरेंस लेने का एक रीज़न है क्योंकि ये टिकट नॉन रिफंडेबल थी। अगर इन केस हम लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई घर पे प्रॉब्लम आ जाए, मेरे को अगर मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाए तो सो दैट मेरे को टिकट के पैसे मिल जाएं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ की जो टिकट थी वो 1,04,000 रुपये की आई थी, दिल्ली टू म्यूनिक, म्यूनिक टू टोरंटो की। मैंने इससे पहले नियर अबाउट 16 से 17 घंटे ऑलरेडी ट्रैवल की हुई है। तो बहुत सी अच्छी इंटरनेशनल एयरलाइन में ट्रैवल किया हुआ है, जैसे कैथे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइन और थाई एयरवेज, एयर चाइना। और मेरे फर्स्ट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस है लुफ्थांसा का, बहुत स्मूथ चेकिंग एंड बहुत फ्रेंडली लोग हैं। जैसे हमने सीट्स मांगी वैसे सीट्स दे दी उन लोगों ने। अभी इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन करने के बाद फिर आगे बात करते हैं। मैं अपनी मोस्टली टिकट ना ट्रैवल एजेंट से बुक करवाता हूँ। उसका एक रीज़न है स्पेशल। जैसे अभी कोविड के टाइम पे बहुत सी एयरलाइनों ने, सारी एयरलाइन ने अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी क्योंकि पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है। अगर मैंने टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से बुक कराई होती तो मेरे को कैंसिलेशन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने जो सुना है एयरलाइन ने 40% पेमेंट रिफ़ंड की है, 60% उन्होंने लोगों को पेमेंट रिफ़ंड नहीं की है क्योंकि उनके पास लिक्विड मनी खत्म हो गई है। अगर मैं ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक कराता हूँ, टिकट जूट कॉस्टली मिलती है 1000 से लेके 500 रुपये। बट जैसे मेरी भी मार्च की 2 जगह की एयर टिकट थी, मैंने ट्रैवल एजेंट को बोला, उन्होंने टिकट कैंसिल कर दी और मेरे को उन्होंने पैसा रिफ़ंड कर दिया। वो आपको एक बेनिफिट मिलता है। मैं हमेशा सजेशन दूंगा डायरेक्ट टिकट बुक कराने के बजाय आप ट्रैवल एजेंट से करवाओ, सो दैट कई बार क्या होता है आप किसी कंट्री में फंसे और टिकट चेंज करानी है, आप ट्रैवल एजेंट को मैसेज करो, वो तुरंत आपको सर्विस देगा। हाँ, बशर्ते वो आपका ट्रैवल एजेंट अच्छा होना चाहिए और आपके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे आप दिल्ली में इमिग्रेशन क्लियर करते हो, इमिग्रेशन क्लियर करते ही ड्यूटी फ्री एरिया आता है दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर। जैसे ही आप आगे ड्यूटी फ्री एरिया क्लियर करते हो, उसके फर्स्ट फ्लोर पे सारा फूड कोर्ट है जिसमें डोमिनोज, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा वगैरह सारे हैं। आप वहाँ पे आप फूड एंजॉय कर सकते हो। और वहाँ पे 3 लॉन्च है, तो आप वहाँ पे अपना अगर क्रेडिट कार्ड पे एक्सेस है तो आप 3 लॉन्च के अंदर आप एक्सेस लेके रेस्ट कर सकते हो। और फ्लाइट के डिपार्चर होने से पहले आपको 1 घंटा पहले, ज़्यादा घंटा पहले आप गेट पे जा सकते हो। इमिग्रेशन पे वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कोई पूछते नहीं है। दिल्ली इमिग्रेशन में खाली आपकी रिटर्न टिकट देखते हो और आप पूछते हैं आप क्यों जा रहे हो। बहुत स्मूथ सी इमिग्रेशन होती है, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है।
सोच चीज़ बात, जैसे कनाडा काफ़ी दूर पड़ जाता है, अप्रॉक्सीमेट इंडिया से 15,000 किलोमीटर है टोरंटो। तो लॉन्ग फ्लाइट होने के वजह से इस फ्लाइट के अंदर आपको एक नहीं 2 लगेज की चेकिंग मिलती है, और दोनों लगेज अप्रॉक्सीमेट 25 किलो के होते हैं। वो 46 केजी उनका लीगली पेपर पे होता है, आप 50 केजी तक उनको वेट दे सकते हो। जैसे हम हस्बैंड वाइफ थे तो हमको नियर अबाउट 100 केजी अलाउ था। अगर आप स्टूडेंट हो, आप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको 23 केजी का एक एक्स्ट्रा लगेज देंगे फ्री में, उसके कोई चार्ज नहीं करेंगे। अगर उसके बाद 69 केजी के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा वेट है तो फिर वो कुछ मेरे ख्याल से $18 चार्ज करते हैं हर 10 किलो के। इमिग्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरीके से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमिग्रेशन बहुत इजीली हो जाता है। कोई कभी कभार वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप क्यों जा रहे हो कनाडा, किसी से मिलने जा रहे हो, क्या काम है, आपकी पूरी रिटर्न टिकट चेक करते हैं। बट इसमें वरी होने की कोई बात नहीं, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का हक है, और क्रॉस एग्जामिनेशन आपकी सेफ्टी के लिए ही पूछते हैं। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी तरीके की आपको इमिग्रेशन में, आप वरी मत होइए, घबराने की कोई उसमें ऐसी बात नहीं होती है। दिल्ली से म्यूनिक की फ़्लाइट अप्रॉक्सीमेट 9 घंटे की है, और लुफ्थांसा बहुत अच्छी कंफर्टेबल एयरलाइन है। वो सबसे बड़ी बात है, वेजिटेरियन पर्सन को बहुत ध्यान से रखते हैं, आपका फूड के लिए, आपके चाय कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं नॉन ड्रिंकर हूँ, तो वो आपके लिए जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक या कॉफ़ी वगैरह लेते हो, तो 9 घंटे की फ़्लाइट में वो नियर अबाउट 2 टाइम फूड सर्व करते हैं, और कॉफ़ी और टी आप जितनी मर्जी बार ले सकते हो। वेलकम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है ये इस म्यूनिक एयरपोर्ट के अंदर। म्यूनिक जर्मनी का एक छोटा सा शहर है, जो उसका बड़ा खूबसूरत सा एयरपोर्ट है। हमारा म्यूनिक में अप्रॉक्सीमेट कुछ 4.5 घंटे का स्टे था। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आपकी अगर फ़्लाइट कहीं से भी जाके अगर आपकी दोबारा चेंज होती है तो आपका सिक्योरिटी रीचेक होगा, तो आप सिक्योरिटी में वही चीज़ें लेके चलना जो उनको दिक्कत ना आए, मेटल के कुछ भी डिडक्ट। जैसे हमें पता था हमारी नाइट फ्लाइट थी, हमें सुबह जाके हमारी सिक्योरिटी रीचेक होनी थी, तो मैंने अपने एक बैग में छोटी सी पेस्ट और एक ब्रश रख लिया था जो डिस्ट्रॉय करने लायक हो। और म्यूनिक एयरपोर्ट के अंदर जितने वॉशरूम है सबके अंदर शावर है, आप अपना शावर भी ले सकते हो। और बट जो भी वो पेस्ट या ब्रश है, जो आप वही लेना जो आप डिस्ट्रॉय कर सको, यूज़ करने के बाद एयरपोर्ट के ऊपर डिस्ट्रॉय कर देना। एयरपोर्ट के ऊपर अप्रॉक्सीमेट 3 यूरो की कॉफ़ी है अब, और 3 से लेके 4 यूरो का वेज सैंडविच है। आपका ब्रेकफास्ट आप समझ के चलो 6 से लेके 8 यूरो के बीच में आ जाएगा आराम से। हाँ जी दोस्तों, मैं वीज़े का आपको आगे बताऊंगा वीडियो के मिडल के अंदर कि मैंने वीज़ा कैसे लिया और कौन कौन से पेपर दिए और मेरा कितना खर्चा आया वीज़े के अंदर हस्बैंड वाइफ का मिला के। तो वो मैं आपको वीडियो के मिडल के अंदर बताऊंगा, सो आप टच में रहना कि आपको ये चीज़ आगे निकल ना जाए। हाँ जी दोस्तों, पहुंच गए जी टोरंटो। ये टोरंटो का एयरपोर्ट है। और इमिग्रेशन में कोई फालतू सवाल नहीं पूछा गया, सिर्फ इतना पूछा गया आप कितने दिन के लिए आए हो और आप किसी को जानते हो या किस पर्पज़ से आए हो। और रिटर्न टिकट देखते हैं, जैसे मेरे से ये क्वेश्चन हुए थे, जो मेरे साथ बाकी मेरे फ्रेंड थे उनसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, बस खाली उनसे फॉर्म पूछा, फॉर्म फिल कराया और ग्रीन जोन से हम लोग निकल गए। टोरंटो एयरपोर्ट से डाउनटाउन के लिए, जिसको यूनियन स्टेशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट मेट्रो है। मेट्रो की अप्रॉक्सीमेट $12 टिकट है, और मैंने मेट्रो कार्ड लिया था, $6 का कार्ड था, $20 मैंने रिफिल करवा लिए थे। ये बेस्ट वे है आपको टोरंटो डाउनटाउन पहुंचने के लिए। अगर आप टैक्सी लेते हो तो अप्रॉक्सीमेट आपके $150 लगते हैं, बस लेते हो तो बस में भी $18 लगते हैं उस बस में, बट टाइम बहुत लगता है क्योंकि हमारा जो अपार्टमेंट हमने बुक किया था वो बिल्कुल यूनियन स्टेशन से अप्रॉक्सीमेट सिर्फ 5 मिनट की वॉक पे था। मैं आपको टोरंटो की इमिग्रेशन के बारे में बता देता हूँ। वो आपको फ़्लाइट में एक फॉर्म देंगे जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट, सीड्स, मीट वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अलाउ नहीं है। अगर आप लेके आए तो वो फॉर्म के अंदर आप डिक्लेयर करोगे। कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट है जैसे पंजीरी, कोई बर्फ़ी ले आता है, इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप वो लेके आओगे तो आपको रेड जोन से निकलना पड़ेगा। उस फॉर्म के ऊपर सब कुछ आपको मेंशन करना होता है, उसको ईमानदारी से ही भरना। कोई आप ऐसी चीज़ लेके आए हो
तो आप पता लगे ग्रीन जोन में निकल रहे हो तो वहाँ पे पकड़े गए, फिर वो चीज़ों को परेशानी करते हैं। क्योंकि हमारे पास भी ऐसा खुला प्रोडक्ट था, कुछ डेयरी प्रोडक्ट था, पंजीरी वगैरह, तो हमने रेड जोन से दिया था, वो चेक करते हैं उन चीज़ों के लिए। ये जो अपार्टमेंट देख रहे हो, ये अप्रॉक्सीमेट मैंने 9000 का बुक किया था। 3 बेडरूम का अपार्टमेंट था विद फुली ऑक्यूपाइड किचन, और किचन के अंदर कॉफ़ी, कुछ सम स्पाइसेस और कुकिंग ऑयल वगैरह साथ में हम लोगों ने दिया था, जो हम यूज़ कर सकते थे फ्री में। ये अपार्टमेंट यूनियन स्टेशन से कुछ 5 से 8 मिनट की वॉक पे है, और बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट था। और ये बिल्डिंग के 32 फ्लोर पे था, जहाँ से आपको ये पूरा नज़ारा मैं दिखाऊंगा कि पूरा टोरंटो नज़र आता है। और CN टावर से भी ये अपार्टमेंट अप्रॉक्सीमेट 5 मिनट की दूरी पे है सर। बालकनी से ना नाइट सीन भी बड़ा खूबसूरत नजर आता है। पूरा टोरंटो आपको पूरा लाइटों में सजा हुआ बड़ा खूबसूरत लगता है। और अब बालकनी में आप खड़े होकर नाइट सीन भी पूरा आराम से देख सकते हो। के अंदर हमारा आज दूसरा दिन है, टोरंटो में दूसरा दिन है। पहला दिन तो क्यों जेट लैग था, बहुत लंबी फ़्लाइट थी, नियर अबाउट 18 घंटे की फ़्लाइट पड़ती है। 9 घंटे दिल्ली से म्यूनिक और 9 घंटे म्यूनिक से आगे टोरंटो की। टाइम जोन का भी 12 घंटे का डिफरेंस था। पहले दिन तो हमने कंप्लीट रेस्ट किया, और पहले दिन हमने किचन को भी यूज़ नहीं किया, बाहर से पिज़्ज़ा मंगवाया और सो गए। और ये आज हमारा दूसरा दिन है, इसमें हम आज 2-3 लोकल साइट सीइंग करेंगे। ये आज टोरंटो का पहला दिन है घूमने का। हर सिटी को बेसिकली कनाडा, अमेरिका और यूरोप जैसी इस्टेब्लिश कंट्री में घूमने का एक सबसे बेटर है सिटी पास, जिसमें आपकी मेट्रोज़, लोकल बसेज और काफ़ी अट्रैक्शन जिसमें फ्री इजीली आ जाते हैं। अभी हम आ रहे हैं CN टावर के लिए। ये जो मेन बेसिकली जैसे मैंने आपको फिल्म सीरीज में बताया था कि सबसे सही तरीका है किसी शहर को देखने का वहाँ का सिटी पास। जैसे मैंने हेलसिंकी पास लिया था, यहीं पे ऐसे ही कनाडा में भी सिटी पास मिलता है। अगर मैं CN टावर की इंडिविजुअल टिकट लेता तो वो अप्रॉक्सीमेट $53 की थी फॉर मी। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो फिर आपको $4 डिस्काउंट मिलता है, $49 की आ जाती है। जो सिटी पास है वो सिटी पास है वो $92 का है फॉर 9 डेज़। अगर आप थोड़ा सा लंबा लेना चाहते हो, 15 दिन का या 21 दिन का, फिर वो अमाउंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये सिटी पास के अंदर आपके 7 साइट सीन्स हैं, जिसके अंदर आप 5 साइट सीन्स कर सकते हो, कोई भी अपनी चॉइस से। क्योंकि हम अप्रैल में आए थे, जैसे अप्रैल में आए तो टोरंटो जू बंद था,
वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है सीजन टू सीजन ही खुलती हैं, वो आप चीज़ चेक कर लेना भी कौन सी चीज़ उस वक्त खुली है, कौन सा साइट सीइंग उस वक्त खुला है। Or 1,136 feet high. If anyone got ticket for Sky Pod, the entrance is just around the corner in front of the new glass floor. If you want to टावर है ये 1976 में कैनेडियन रेलवे द्वारा बनाया गया था, उनको उनकी रेफर की वजह से। ये 2007 तक दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, बट 2007 के बाद बुर्ज खलीफा बनने के बाद ये दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी। बट फिर 2009 में ग्वांगझो चाइना के अंदर कैंटन टावर बना, जहाँ पे बहुत बड़ा फेयर भी लगता है, कैंटन फेयर, शायद आप लोगों को पता हो, बिकॉज मैंने कई बार वो फेयर अटेंड किया है चाइना के अंदर, वो कैंटन फेयर लगता है, उसी के साथ बना हुआ कैंटन टावर है। बट उसके बाद फिर वो आ गया टॉप के अंदर। बट राइट नाउ जो ये CN टावर है दुनिया की 9th लॉन्गेस्ट बिल्डिंग मानी जाती है ये दुनिया के अंदर। अभी भी इसका मतलब बहुत अच्छा रुतबा है। आप CN टावर से बाहर आते हो तो जस्ट सामने ही आप देखोगे वहाँ पे एक कनाडा का रेलवे हेरिटेज सेंटर बना हुआ है। उस हेरिटेज सेंटर में आप जाके समझोगे कि कनाडा के अंदर रेलवे कैसे आई और उसको बनाने के लिए कितना पैसा और कितनी मेहनत लगी। यही एक छोटा सा यही एक कारण है जिसकी वजह से कनाडा के अंदर रेलवे ट्रैवल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बसेस के एंगेंस्ट। और वहाँ पे पूरा उस म्यूज़िक के अंदर उनके पुराने इंजन, उनके रेलवे की बोगियाँ और काफ़ी कुछ है। और वहाँ पे भी आप आराम से दो से ढाई घंटे आपके लग जाएंगे उसको देखने के अच्छे से। और दूसरी बात, उसका कोई एंट्री फीस नहीं है, वो ओपन म्यूज़ियम है एक तरीके का, आप वहाँ पे इजीली कोई रोक टोक के बिना जा सकते हो।
तीसरी जो देखने वाली चीज़ है वो वहाँ का एक्वेरियम है, जिसकी आप अगर जिसकी टिकट सिटी पास के अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप इंडिविजुअल टिकट लेते हो तो नियर अबाउट $33 की है और $4 सीनियर सिटीजन की अलग से डिस्काउंट है। ये एक्वेरियम भी काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसका जो वीडियो है अप्रॉक्सीमेट 6 से 7 मिनट का है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको साथ में जो कनाडा का वीज़े की भी जानकारी अभी आपको सारी शेयर कर देता हूँ ये एक्वेरियम के बीच में। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मैं अपनी सारी ट्रैवल टिकट एक ट्रैवल एजेंट से बुक कराता हूँ जो दिल्ली में है। इसका मेरे को जो बेनिफिट मिलता है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा बता देता हूँ। इनकेस क्या होता है, कई बार अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो एयरलाइन की सबकी वेबसाइट्स बंद हैं और टिकट आपकी कैंसिल हो गई है बट आपको रिफ़ंड नहीं आया है, उनके ऑफिसेज बंद है क्योंकि उनके कोई ऑफिस में जा ही नहीं रहा, वो आपको कैसे अप्लाई करें, उनकी मेल्स के कोई रिप्लाई नहीं आ रहे, फ़ोन के रिप्लाई नहीं आ रहे। ऐसी मेरी भी मार्च 2020 के अंदर नियर अबाउट 3 एयर टिकट्स थी जो कोविड की वजह से सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई। तो मैंने अपने एजेंट को उसका बोला कि वो टिकटें कैंसिल कर दे, उन्होंने टिकटें कैंसिल कर दी, मेरे को वो पैसे रिफ़ंड आ गए। इसका एक छोटा सा नुकसान ये होता है कि मेरे को 3 से 4 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ जो एजेंट की बुकिंग कराने की और कैंसिलेशन की फ़ीस जो उनकी लगी, बट इसके अंदर मेरी हरासमेंट बिल्कुल नहीं हुई है। मैं तो अपनी तरफ से यही सजेशन दूंगा कि आप टिकट कोशिश करो कि ट्रैवल एजेंट से बुक कराओ। इस चीज़ का आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके ट्रैवल एजेंट के साथ फैमिली जैसे रिलेशन बन जाते हैं, जैसे रेगुलर ट्रैवल करते हो वो आपको रेगुलर सर्विस देता है। इन केस आप कहीं भी फंस जाते हो, एक बार मेरे को चाइना में प्रॉब्लम हुई थी, मैं ट्रैफिक में फंस गया तो मेरी फ़्लाइट वहाँ से निकल गई, तो मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को बोला कि नेक्स्ट फ़्लाइट कब है, अगर वो मेरी मिस हो गई तो दूसरी के अंदर वो जगह दिलवा दें। उसने 1 घंटा मेहनत की, एयरलाइन के साथ बात की, मेरी विदाउट किसी पैसा खर्चे हुए उसने मेरे को नेक्स्ट डे की वहाँ से फ़्लाइट की टिकट दिलवा दी शंघाई से। ये ट्रैवल एजेंट के साथ एक काम करने का बेनिफिट आपको मिल जाता है। आप एयरलाइन के साथ वैसा मत्थाबाजी नहीं कर सकते हो, कोई लैंग्वेज भी होता है, आप समझो कि स्पेनिश में होता है, कई इटालियन बोलते हैं, कभी चाइनीज़ होता है, तो आपको बड़ी दिक्कत आती है, लैंग्वेज बैरियर भी आ जाते हैं। आप अपने ट्रैवल एजेंट के साथ अगर आप रोड भी बैठे हो तो आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो आसानी से। इसलिए मैंने कनाडा का वीज़ा भी अपना ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक करवाया था। कनाडा का वीज़ा है उसके लिए मेरे अप्रॉक्सीमेट एक पर्सन के जो लीगली फ़ीस है वो नियर अबाउट $100 है बायोमेट्रिक के साथ। जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था 2019 जनवरी के अंदर, तब बायोमेट्रिक एक्टिव नहीं किए थे कनेडियन एम्बेसी ने, बट 1 मार्च 2019 के बाद उन्होंने बायोमेट्रिक कंपल्सरी कर दिए थे। तो उस वक्त मेरी फ़ीस जो लगी थी $92 लगी थी, अब बायोमेट्रिक के साथ वो $100 है जो इंडियन करेंसी के मुताबिक 5200 बनती है। और $1000 मेरे एजेंट ने पर पर्सन का लिया था मेरे पेपर सारे रेडी करने के लिए, फ़ाइल एक प्रॉपर बना के मेरे को देने के लिए। और मेरा जो वीज़ा उसने पूरे पेपर ऑनलाइन ही सबमिट कर दिए थे, एक PDF फाइल बना के हमने PDF फाइल उनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन ही सबमिट कर दी थी। वैसे तो कनाडा वीज़े के बारे में यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो पड़ी हैं, फिर भी आपको मैं मोटी मोटी कुछ जानकारी दे देता हूँ। जैसे मेरा अपना बिजनेस है, इसमें मेरी सबसे पहले लगी थी मेरी बैलेंस शीट, सेकंड लगी थी मेरी ITR मीन इनकम टैक्स रिटर्न, थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा पेपर लगा था वो नेटवर्थ। वो नेटवर्थ क्या है वो आपका CA आपको बना के देगा। उसके अंदर क्या है, आपकी प्रॉपर्टी जो आपके नाम पे है उसकी जितनी भी पेपर्स हैं वो इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट होंगे और मजिस्ट्रेट के यहाँ से टेस्ट होंगे, वो नेटवर्क के साथ लगेंगे। जैसे आपके कोई प्रॉविडेंट फंड्स पड़े हैं या LIC के कोई पॉलिसीज़ हैं या आपके फिक्स डिपॉजिट हैं, जो भी आपके पास कैश लिक्विड मनी है वो सब नेटवर्थ के साथ लगेंगी और उसको कैलकुलेट करके CA एक आपकी नेटवर्थ बना देता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर माना जाता है एम्बेसी के अंदर। ये 3 पेपर तो ये मेजर लगे थे और नेटवर्थ के साथ मेरे प्रॉपर्टी के पेपर लगे थे, इस वजह से मैंने अलग से कोई पेपर नहीं लगाया था।
जैसे मैंने यूएसए का वीज़ा भी अप्लाई किया था और मैंने यूके का वीज़ा भी अप्लाई किया था, शेनेगन वीज़ा भी था, क्योंकि ये जो मेरी फ़्लाइट थी ना वो दिल्ली से टोरंटो की थी बाया म्यूनिक, पर रिटर्न के अंदर ये मेरी फ़्लाइट थी टोरंटो टू ज्यूरिक, ज्यूरिक टू दिल्ली, जिसके अंदर हमने 10 दिन स्विट्ज़रलैंड में भी स्टे लिया था। इसलिए मेरे को शेनेगन वीज़ा भी चाहिए था। शेनेगन वीज़े के लिए भी सेम पेपर लगे थे और जैसे ही मैंने कनाडा का जो फाइल है वो ऑनलाइन ही सबमिट कर दी थी, 7 दिन बाद मेरे को उनका मेल आ गया था, आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया, तो आप अपने पासपोर्ट जमा करवा जाइए। जो मैंने पासपोर्ट जलंधर में जमा कराए थे पंजाब के अंदर। जैसे आप पासपोर्ट जमा कराते हो VSF के अंदर, तो वहाँ पे वो जो आपकी फ़ीस तो ऑनलाइन आपकी सबमिट हो जाती है, उसके अलावा फिर वहाँ पे भी वो कुछ चार्ज लेते हैं जो जिसको कोरियर चार्ज बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं भी मैं खुद पासपोर्ट वहाँ से कलेक्ट कर लूँगा, तो फिर वो चार्ज नहीं लेते हैं। मैंने कोरियर करवाए थे, कुछ अप्रॉक्सीमेट उन्होंने 1200 रुपये लिए थे दोनों पासपोर्ट के लिए, और मेरे 8 दिन बाद मेरा पासपोर्ट मेरे घर पर आ गया था जैसे मैंने जमा करवाया था। जैसे कनाडा वीज़ा भी फाइल करते हो, उसमें भी टिकट वैसे कंपल्सरी लगती है आप लोगों की। आप टिकट मैंने डेमो बनवाई थी अपने एजेंट से, और जैसे शेनेगन वीज़े में इंश्योरेंस कंपल्सरी है, कनाडा वीज़े में इंश्योरेंस कंपल्सरी नहीं है, बट आप ट्रैवल कर रहे हो तो इंश्योरेंस डेफिनेटली लेनी चाहिए, क्योंकि हम अप्रैल में भी टोरंटो आए थे, तब भी टेम्परेचर 13 डिग्री था, मतलब कि अच्छी ठंड थी। मैं तो ये बिल्कुल हर आदमी को सजेशन करूँगा कि आप जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करो तो मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लेके जाओ। बात 2-3 हज़ार रुपये की नहीं होती, आपकी $1 लाख की इंश्योरेंस बन जाती है, क्योंकि कभी भी दुख लाइफ में बता के नहीं आता है। एक्वेरियस काफ़ी खूबसूरत है जी, आपको देखना चाहिए। इसके अंदर काफ़ी फिशेस की जाती है, जैसे टर्टल्स है, शार्क है, और इसमें जेलीफिश भी काफ़ी है। ये काफ़ी खूबसूरत, आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा, आपको काफ़ी जानकारी समुद्र के बारे में मिलेगी। इसमें भी आपके 2 से 3 घंटे आसानी से निकल जाएंगे। और एक्वेरियस के बाहर निकलते ही वहीं पे सबवे था, और सबवे के अंदर बहुत अच्छा वेजिटेरियन सबवे मिल जाता है पूरे कनाडा के अंदर। वहाँ पे हमने वो सबवे लेके हमारा लंच वहीं पे हो गया था। ये 3 साइट सीन देखने के बाद दिन में कुछ बचा नहीं, हमारा दिन पूरा खर्चा गया। अप्रॉक्सीमेट शाम के 6 बज गए थे, तो हम थक गए थे इतना वॉक कर करके, ठंड भी काफ़ी थी। उसके बाद हम अपने अपार्टमेंट में आ गए, तो हमारी जो हमसफ़र हैं, हमारे लाइफ पार्टनर हैं, उन्होंने डिनर की तैयारी करनी शुरू कर दी। वे हम साथ में वहाँ से कुछ ग्रोसरी लेके आए थे इंडिया से, कुछ हमारे वहाँ पे फ्रेंड थे, उन लोगों ने हमको ग्रोसरी हमारे अपार्टमेंट में भेज दी थी जो नेसेसरी थी। वे ब्रेकफास्ट और डिनर हम अपने अपार्टमेंट में करते थे, लंच हम आउटसाइड करते थे, तभी तो खर्चा पूरा कंट्रोल होगा। अगर हम तीनों टाइम का फूड बाहर ही खाएंगे तो खर्चा कंट्रोल ही नहीं हो सकता। आज जो कुछ प्लान है, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट और डिनर अपने अपार्टमेंट में करते हैं, आज कुछ ग्रोसरी लेने का प्लान है और गुरुद्वारा साहब दर्शन करने का प्लान है, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा हमने वॉक किया, उस वजह से थोड़ी थकावट थी। आज थोड़ा सा रिलैक्स भी था और थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, इस वजह से आज कोई ज़्यादा हमने रखी नहीं थी एक्टिविटी। पहले तो आज मैं लेके चलता हूँ डॉलररामा, जो टोरंटो के अंदर सबसे चीपर माना जाता है। वो बेसिकली कई चीज़ों में वॉलमार्ट से भी सस्ता है। जो हमारे नियर है, आप गूगल पे सर्च मार सकते हो आपके सबसे नियर डॉलररामा कौन सा है। यूनियन स्टेशन से आपको हर वक्त कोई ना कोई मेट्रो हर स्टेशन के लिए आपको मिल जाएगी। जिस पे हमने जाना था वहाँ से हमने मेट्रो लेके हम डॉलररामा पहुँचे। ये जो आप देख रहे हो, ये एनेक्स रेजिडेंशियल एरिया है, ये टोरंटो यूनिवर्सिटी से बिल्कुल पास में है, और ये टोरंटो का काफ़ी रिच एरिया माना जाता है लिविंग के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यहीं रहते हैं जो टोरंटो यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं। हमने भी डॉलररामा एनेक्स एरिया में ही आए थे, वहाँ से मेट्रो पकड़ के, क्योंकि ये एरिया देखना चाहते थे, क्योंकि ये बिल्कुल पास में है टोरंटो यूनिवर्सिटी के, इसलिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। यहाँ पे
डॉलरनामा और वॉलमार्ट के अंदर आपको सारी इंडियन ग्रोसरी आसानी से मिल जाएगी और बहुत जेन्युइन प्राइस पे मिलेगी। आपको कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो इंडिया से भी कम प्राइस में है। आपको मैं इस में भी दिखाऊंगा और आगे भी प्रॉपर वॉलमार्ट के अंदर दिखाऊंगा आपको ग्रोसरी कैसी है, किस भाव में है, और बहुत ईजिली मिल जाती है। आप कुछ भी मांगोगे ना, आपको हर चीज़ इंडियन जो ग्रोसरी में लगती है वो सब आसानी से मिल जाएगी। कप नूडल $1.25, $1.25, मिक्स पार्टी स्नैक्स $1.50। $1 प्लस की दुकान है। $1 से आके चीज़ें काफ़ी स्टार्ट हुई थी और बहुत ईजिली आपको बहुत चीपर चीज़ें मिल रही थी। फूड है चाहे और काफ़ी कुछ है। वैसे तो टोरंटो में और टोरंटो के सराउंडिंग एरिया में काफ़ी गुरुद्वारा साहब हैं, जिनमें सबसे फेमस है गुरुद्वारा डिक्सी। वो ब्रैम्पटन में पड़ता है, बट वो हमसे काफ़ी दूर पड़ रहा था अपार्टमेंट से। ये जो गुरुद्वारा साहब आप देख रहे हो, ये हमारे अपार्टमेंट से कुछ 10 से 12 किलोमीटर था। तो हमने गुरुद्वारा साहब के दर्शन भी करने थे। हमें नज़दीक होने की वजह से हम शाम को गुरुद्वारा साहब में गए थे। वैसे तो गुरुद्वारा साहब में इस वक्त समाप्ति हो चुकी थी। आप देखो गुरुद्वारा सारा खाली है, और फिर भी हमने दर्शन करने थे। हमने शाम का डिनर भी गुरुद्वारा साहब में ही कर लिया था, लंगर के अंदर। डे 4 आज हमारा टोरंटो में कनाडा में चौथा दिन है। जो आज का हमारा शेड्यूल है उसमें हम पहले सबसे ज़्यादा फेमस टोरंटो के अंदर जो कासल है, कासा लोमा कासल, वो देखने का है। उसके बाद उसके पास में ही एक चाइना टाउन है। शायद आप लोगों को पता हो भी, चाइना टाउन मोस्टली हर कंट्री के हर बड़े शहर में होता है। न्यूयॉर्क में भी आप देखोगे चाइना टाउन है, सिंगापुर में भी चाइना टाउन है, टोक्यो में भी चाइना टाउन है, और टोरंटो में भी एक छोटा सा चाइना टाउन बना हुआ है। वहाँ तक कैसे पहुँचना मैं अभी आपको बताता हूँ। कासा लोमा पहुँचने के लिए सबसे जो सही तरीका है वो वहाँ की मेट्रो है। आप यूनियन स्टेशन के बेसमेंट से 1 नंबर मेट्रो जो सबवे उसको बोलते हैं, वो लेके आप 7 स्टेशन बाद उतर सकते हो, और वहाँ से आपकी 500 मिनट की वॉक है। और जो ट्रेन की टिकट है अप्रॉक्सीमेट $2.5 है जो मेट्रो की लगती है। हमने तो कार्ड लिए, उसी कार्ड में कट रही थी। और वैसे तो कार्ड सबसे ज़्यादा बेटर पड़ता है, क्योंकि कार्ड में आप रिचार्ज करा लो जैसे आपका रिफिल ख़त्म हो गया तो।
कासा लोमा के अंदर आपको गाड़ियों की बहुत कलेक्शन मिलेगी। विंटेज गाड़ियों के अगर आप आशिक हो तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको विंटेज गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी। उसकी क्या पूरी कलेक्शन, गाड़ी की क्या पावर है, गाड़ी का क्या BHP है, सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। और जैसे आप घर के इंटीरियर के बहुत बड़े आशिक हो तो बेडरूम देख के आपका मन खुश आएगा। आप उनके बेडरूम देखने के बाद अपना बेडरूम तोड़ने की तैयारी कर लोगे, क्योंकि जिन लोगों को विंटेज बहुत पसंद है ना, तो यहाँ पे विंटेज कलेक्शन बहुत अच्छी है। चाहे वो बेडरूम की है, डाइनिंग की है, गाड़ियों की है, कपड़ों की है, बाथरूम्स की है, और विंटर कलेक्शन बहुत क्लास है। और पूरा आपको हिस्ट्री की पूरी झलक मिलेगी कि 1910 के अंदर कैनेडियन के जो रईस लोग थे वो कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। और आप लोगों को मैं ये पक्का रेकमेंड करूँगा, आपके पास दिन कम भी होना तो आपको कासा लोमा जरूर विजिट करना चाहिए। ये किसी हालत में CN टावर और कासा लोमा, ये टोरंटो की मोस्ट विजिटेड साइड है। ये मैं आपको पहले बोलूँगा, ये आपको नहीं छोड़नी चाहिए। सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली यही साइड है कासा लोमा पैलेस। ये 1911 में बनाना शुरू किया था। तब के वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर सर हेनरी पैलेट द्वारा बनाना शुरू किया गया था। ये 1914 में बन के तैयार हुआ था। ये उनका एक पर्सनल रेजिडेंस था, बट ये उस वक्त की सबसे महंगी बिल्डिंग थी टोरंटो की, और आज सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली साइड है टोरंटो के अंदर। अप्रॉक्सीमेट हर साल 4 से 5 लाख आदमी इसको विजिट करते हैं। जो इसकी एंट्री है, वैसे तो सिटी पास के अंदर इंक्लूडेड है। वैसे अगर आप सिटी पास नहीं लेते तो इसकी $30 एंट्री है, जो एक दिन के लिए ही वैलिड होती है। इस कासा लोमा पैलेस के बारे में बताता हूँ। इस कासा लोमा पैलेस में अप्रॉक्सीमेट 7 फ्लोर्स हैं और नियर अबाउट 65,000 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। ये 1911 का नया कंस्ट्रक्शन है। आप अंदर से देखोगे बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये मार्वल मूवी का एक फेवरेट लोकेशन है। इसके अंदर बहुत सी मार्वल मूवी की शूटिंग्स हुई हैं। हैरी पॉटर के 1-2 सीन शूट हुए हैं। अब जैसे ही इंटर करोगे, अब वहाँ पे हर मूवीज़ के वो पोस्टर लगे हैं, कौन सा सीन कौन सी मूवी का किस साल में यहाँ पे शूट हुआ है। जैसे एक्समैन की हर मूवी के तकरीबन 1-2 शॉट 3 शॉट यहाँ पे लिए जाते हैं, क्योंकि ये आप देखोगे एक्समैन मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा इस कासल को दिखाया गया है। और इसमें तकरीबन आप जैसे घूमोगे आपका आधा दिन लग जाता है। काफ़ी बेडरूम बने हुए हैं, उस वक्त के पूरा बेडरूम का कलेक्शन दिखाया हुआ है, वॉशरूम का कलेक्शन दिखाया हुआ है, उस वक्त के डाइनिंग रूम कैसे होते थे बड़े मिनिस्टरों के, वो सब चीज़ें इसमें दिखाई हुई हैं। और इसके अंदर एक बेसमेंट में कॉफ़ी हाउस भी है, बट वो लिटिल बिट कॉस्टली है। आप समझो एक कॉफ़ी अप्रॉक्सीमेट ₹350 की है।
ग्राउंड फ्लोर पे जाते हो वहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया साइड अपर डेक पे जाने के बाद आपको पूरा टोरंटो का एक बहुत अच्छा सा सीन मिलेगा और पिक्चर खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए परफेक्ट है, जैसे आप वीडियो पे ऊपर देख भी रहे हो। और वैसे भी ये काफ़ी फेमस होने की वजह से इसके सराउंडिंग जो रेजिडेंशियल एरिया बना हुआ है वो गवर्नमेंट के मुताबिक ही बना हुआ है, वेल प्लान्ड एरिया है वो टोरंटो का रेजिडेंशियल में। वो घर भी एक देखने लायक है, आप बाहर से देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन भी बहुत उनकी एक सेम घर बने हुए हैं मोस्टली ज़्यादा वहाँ पे। कासा लोमा के बाद हम फिर वहाँ पे ट्रैम लेके एक मॉल में आ गए थे। ये भी काफ़ी फेमस मॉल है टोरंटो का। यहाँ पे 1-2 घंटे हमने शॉपिंग करनी थी, कुछ जो मेरे फ्रेंड्स थे उन लोगों ने बाय करना था। तो ये मॉल आप देखिए। आपको पहले बताया था ये टोरंटो का चाइना टाउन है। मोस्टली यहाँ पे चाइनीज़ पीपल रहते हैं और चाइनीज़ सामान ही यहाँ पे मिलता है। चाइनीज़ कल्चर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे फूड और उनके वहाँ पे कपड़े या एवरीथिंग जो चाइना के कल्चर के मुताबिक है, यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको चाइना का कल्चर देखने के मिल जाएगा। ये भी काफ़ी घूमने लायक साइट है और ये कासा लोमा के बिल्कुल पास में है। आप लोकल बस या ट्रैम लेके यहाँ पे आ सकते हो आसानी से। जैसे कि आप जानते हैं कि ये मेरा न्यू चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट के बिना नहीं चलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए और उनको भी आगे रिक्वेस्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कराइए।